हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th जियोग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेज। तो अब सबसे पहला टॉपिक उठता है कि रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है और यूटिलिटी का क्या मतलब होता है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। अगर कोई चीज़ किसी ज़रूरत को पूरा करती है तो उस चीज़ को रिसोर्स कहा जाएगा। अब जैसे कि आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपको प्यास लगी है, तो आपकी प्यास को कौन सी चीज़ ख़त्म कर सकती है? पानी। तो पानी आपके लिए रिसोर्स बन जाएगा कि आपको ज़रूरत है उस चीज़ की और वो चीज़ आपकी ज़रूरत को पूरा कर रही है। अब जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर में हैं, आप बोर हो रहे हैं, आपको टाइम पास करने का मन कर रहा है, तो उसके लिए आपको टीवी चाहिए, तो टीवी आपके लिए एक रिसोर्स हो गया। अब अगर टीवी की बात करी जाए तो टीवी चल पाए इसके लिए उससे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरीके से आपके लिए रिसोर्स है कि इन तमाम चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है अपनी अलग अलग ज़रूरतों के लिए। तो कोई भी चीज़ जब किसी ज़रूरत को पूरा करती है तो उस चीज़ को रिसोर्स कहा जाएगा। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ रिसोर्स हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो चीज़ आपकी कौन सी ज़रूरतों को फुलफ़िल कर सकती है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। द वाटर यू ड्रिंक, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़, द मोबाइल फ़ोन यू यूज़ एक्सेट्रा आर ऑल रिसोर्सेज। अब ये तमाम चीज़ें रिसोर्सेस हैं। आप जो पानी पीते हैं, आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आप जो कार यूज़ करते हैं, हर चीज़ एक रिसोर्स है। आप जो जिस हवा से सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, हर चीज़ रिसोर्स है। अब दे ऑल हैव अ यूटिलिटी। अब यहाँ एक नया टर्म है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का क्या मतलब है? यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी का मतलब होता है यूजेबिलिटी, कि आप किसी चीज़ का इस्तेमाल कर पाओ। अब जैसे मान लीजिए कोई कार है टूटी फूटी सी, बहुत पुरानी सी, वो चलती नहीं है, और दूसरी तरफ एक दूसरी कार है जो चल सकती है, जो अच्छे हालत में है, तो आप ये कहेंगे कि ये जो अच्छी कार है ये इसकी यूटिलिटी ज़्यादा है कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जबकि टूटी फूटी जो कार है हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, तो इसकी यूटिलिटी नहीं है। अब अगला मुद्दा उठता है वैल्यू ऑफ रिसोर्स। तो रिसोर्सेज हैव अ वैल्यू। रिसोर्सेज की एक वैल्यू होती है, और वैल्यू का क्या मतलब है? वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी कि किसी चीज़ की कीमत या किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस या किसी चीज़ का महत्व। तो रिसोर्सेज की एक कीमत होती है, एक इम्पोर्टेंस होती है। मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। जो मेटल्स होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, आप मेटल्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। फ्रूट्स हैव अ न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब अगर फ्रूट्स की बात करी जाए तो फ्रूट्स में तमाम तरह के न्यूट्रिशन होते हैं जो आपकी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए मदद करते हैं। तो फ्रूट्स में क्या है? न्यूट्रिशनल वैल्यू है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप हैज़ अ नेचुरल वैल्यू। अब मान लीजिए कोई बहुत खूबसूरत सा लैंडस्केप है, उस लैंडस्केप की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, आप उसे खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, आप उसे खा नहीं सकते, तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। लेकिन फिर भी उस नेचुरल लैंडस्केप में एक नेचुरल वैल्यू है कि वहाँ पे वो लैंडस्केप देख के आपके दिमाग को सुकून मिलेगा। तो हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है। और जो हम इंसान हैं, हमारी तमाम तरह की नीड्स होती हैं, फिज़िकल नीड्स, मेंटल नीड्स, इमोशनल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स। तो इन तमाम चीज़ों के लिए कोई भी चीज़ एक रिसोर्स के तौर पे यूज़ हो सकता है। पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अब जो लोग होते हैं ये अपने आप में एक रिसोर्स हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। It is their ideas, knowledge and discoveries that lead to creation of more resources. तो people are human resource. अब जो इंसान हैं ये इनको सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है, क्योंकि इंसानों से ही ऐसे आइडियाज़ निकलते हैं, ऐसी नॉलेज आती है कि और ज़्यादा रिसोर्सेज बनाए जा सकते हैं। अब जैसे कि आज से अगर आप 300-400 साल पहले चले जाएं, उस टाइम पे ट्रेन्स नहीं थी, कार्स नहीं थी, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी का यूज़ करना पड़ता, उस टाइम पे कोई मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। तो ये अचानक से जो चीज़ें आईं ये भगवान ने आके नहीं दी, इंसानों ने खुद बनाई हैं।
तो अब ये सब चीज़ें बनाने के लिए तमाम तरह के लोगों के बीच में ऐसे आइडियाज़ होने ज़रूरी हैं, ऐसी नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि तमाम हज़ारों लोगों ने इतने सैकड़ों सालों के दौरान काम किया है, साथ में एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़े, तब जाके चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। तो इस वजह से जो लोग हैं वो खुद में अपने आप में एक रिसोर्स हैं। अब अगला मुद्दा उठता है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। तो टाइम तो आप जानते हैं, टाइम का मतलब वक्त, और टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है। तो टेक्नोलॉजी इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग न्यू थिंग्स। कि जब आप किसी पुरानी नॉलेज में, किसी चीज़ की नॉलेज या किसी चीज़ के ज्ञान में अपनी स्किल लगाते हो, अपनी काबिलियत लगाते हो कोई नई चीज़ बनाने के लिए, मेकिंग न्यू थिंग्स, इस चीज़ को कहते हैं टेक्नोलॉजी। अब आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। सूरज की रोशनी में गर्मी होती है, ठीक है, ये नॉलेज है। अब अगर कोई इसमें दिमाग लगाए खुद से कि इस रोशनी का और इस गर्मी का यूज़ करके मान लीजिए हम उससे खाना पका सकते हैं, तो ये हमने क्या किया, हमने एक नॉलेज में अपना दिमाग लगाया, अपना एक कौशल लगाया और एक नई चीज़ बना दी। इसे कहेंगे टेक्नोलॉजी। आपको इसके एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि साइंटिस्ट ने ये देखा कि दुनिया में हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम जो बात कर रहे हैं तो हमारी आवाज़ की भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो यहाँ से ये सवाल उठा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम एक जगह की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर सकें दूसरी जगह पे। और इसी तरीके से फिर मोबाइल फ़ोन्स बने। अब जब मोबाइल फ़ोन्स बने तो यहाँ पे एक और चीज़ की नॉलेज आई लोगों के पास कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी एक तरीके से इलेक्ट्रिकल बॉडी है। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्लो करते हैं। तो अगर मोबाइल फ़ोन में कोई ऐसी चीज़ लगा दी जाए जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को महसूस कर सके, तो आपको मोबाइल फ़ोन छूने पे ही पता चल जाएगा मोबाइल को कि यहाँ पे छुआ गया है। तो बस इस तरीके से मोबाइल टच स्क्रीन बन गए। तो जब आप किसी चीज़ की नॉलेज में अपना कुछ स्किल लगाते हो कोई नई चीज़ बनाने के लिए, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अब जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की टेक्नोलॉजी आई कि बहते हुए पानी से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, तो जो बहता हुआ पानी था जिसको हज़ारों सालों से कभी यूज़ नहीं किया गया इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वो एक रिसोर्स बन गया इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो इस तरीके से जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है तो उस टेक्नोलॉजी के साथ हम किसी भी चीज़ का और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं और अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। आप खुद सोचिए, पानी को हमेशा खेती के लिए यूज़ किया गया, पीने के लिए यूज़ किया गया, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा था इस पानी से बिजली बनाई जा सकती है। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं? टेक्नोलॉजी की वजह से। अब time and technology are two important factors that can change substances into resources. टाइम और टेक्नोलॉजी ये दो ऐसे पैरामीटर्स हैं या दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी चीज़ को एक रिसोर्स बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि वो टेक्नोलॉजी कि जो किसी भी चीज़ को एक रिसोर्स बना सके और वो टेक्नोलॉजी आने में या टेक्नोलॉजी बनने में टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अब अगला टॉपिक है पेटेंट। इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। तो पेटेंट का क्या मतलब होता है? पेटेंट का मतलब ये है, अब जैसे बहुत तमाम तरह के साइंटिस्ट होते हैं, इन्वेंटर्स होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ काम करते हैं नई नई चीज़ें बनाने के लिए। और मान लीजिए किसी साइंटिस्ट को या किसी इन्वेंटर के पास कुछ नया आइडिया आ जाता है एक नई चीज़ बनाने का, तो वो उस आइडिया को पेटेंट कराते हैं। अब पेटेंट का मतलब है कि उस आइडिया में जो भी आइडिया होगा या जो भी इन्वेंशन होगा उसमें उस बंदे का एक्सक्लूसिव राइट रहेगा कि इस टेक्नोलॉजी को या इस आइडिया को कोई और यूज़ नहीं कर सकता, और अगर वो यूज़ करता है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी आपसे, और आप डिसाइड कर सकते हो कि वो किस तरीके से इस चीज़ का, इस आइडिया का यूज़ कर सके। तो इसे कहते हैं पेटेंट करना। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कि जो रिसोर्सेज होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू, रिसोर्सेज बेसिकली तीन तरह के होते हैं।
सबसे पहले हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। जैसे कि सबसे अगर सिंपल एग्जांपल लिया जाए तो जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जो पानी पीते हैं, या फिर जो धूप है सूरज की, ये तमाम चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं। तो ये हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको इंसानों ने बनाया है। अब जैसे कि कार है, बाइक है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये नेचर से हमें नहीं मिली हैं, हमने नेचर की चीज़ों का यूज़ करके खुद से बनाया है। अब तीसरा रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, कि इंसान खुद जो अपने आप में रिसोर्स हैं। तो बेसिकली रिसोर्सेज को हमने इस तरीके से 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। अब चलिए इन तीनों कैटेगरीज को एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हैं नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं यानी कि प्रकृति से मिलते हैं, उन्हें नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है, कि हमें प्रकृति से वो चीज़ें मिली हैं। दे आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अक्सर मॉडिफिकेशन यानी कि किसी तरह का बदलाव। अब जैसे कि जो पानी है हमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करना पड़ता उसे पीने के लिए। जो हवा है हम यूं ही सांस लेते हैं, हमें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ज़्यादातर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ज़्यादातर उनको हम यूज़ करते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल एंड मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो नदियों में है, झीलों में है, इसके अलावा जो मिट्टी है, जो मिनरल्स हैं, ये तमाम चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं। दे आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये प्रकृति के गिफ्ट हैं हमारे लिए, कम से कम हम तो ऐसा ही सोचते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। कई केसेस में टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है जिससे कि हम नेचुरल रिसोर्स का सबसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। अभी जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि सूरज की जो धूप है, जो रोशनी है, उसका यूज़ अगर हम करना चाहें खाना पकाने के लिए, या फिर हम उस रोशनी का यूज़ करना चाहें कि अपने घर में बिजली बना सकें और उससे तमाम लाइट्स जला सकें, तो इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें सोलर पैनल लगाना पड़ेगा, हमें बैटरी लगानी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ें होंगी। तो कई केसेस में नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करने के लिए आपको टूल्स और टेक्नोलॉजी की मदद। अब अगला टॉपिक उठता है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये कितने टाइप्स के हैं। अब जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए जो सूरज की रोशनी है, ये सूरज की रोशनी करोड़ों सालों से अर्थ पे पड़ रही है और करोड़ों सालों तक यूं ही पड़ती रहेगी। तो जो सूरज की रोशनी है ये ख़त्म नहीं होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें कोयले को, तो कोयला भी एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन ये ख़त्म हो सकता है। और इसी तरीके से अगर आप देखें जो पानी है ये एक नेचुरल रिसोर्स है, और पानी हर जगह पाया जाता है पूरी अर्थ में। और जबकि दूसरी तरफ आप देखिए पेट्रोलियम भी एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन ये दुनिया में हर जगह नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स के लिहाज से हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये नेचुरल रिसोर्स ख़त्म हो सकते हैं, ये नेचुरल रिसोर्स हर जगह मिलते हैं, ये नेचुरल रिसोर्स बहुत कम जगह मिलते हैं। इस तरीके से ये बस पैरामीटर्स हैं कि अगर आप इस नज़र से देखो तो ये 2 तरह के हैं, अगर आप इस नज़र से देखो तो सारे रिसोर्सेज 2 तरह के हैं। इस तरीके से हमने नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग क्लासिफाई किया है। और अगर ये क्लासिफिकेशन को हम स्टडी करें तो क्लासिफिकेशन बेसिकली 4 तरह से है। तो सबसे पहले क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन, अब ये डिपेंड किस चीज़ पे करते हैं पैरामीटर्स। तो पहला है देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट में ये जो डेवलपमेंट है ये बेसिकली यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजी के लिए। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए कई बार हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है।
तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट यूज़ किया जा रहा है वर्ड, ये यूज़ किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिए, कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, उसको हम बना रहे हैं अभी। इसके अलावा जो उनका ओरिजिन है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज आए कहाँ से हैं, उनका जो स्टॉक है, स्टॉक यानी कि वो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, और इसके अलावा उनका डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो दुनिया में उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कि वो सब जगह हैं कि वो कम जगहें पाए जाते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। अब चलिए इन अलग अलग पैरामीटर्स को अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, कि अगर डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो रिसोर्सेज कितने तरह के हैं। तो डेवलपमेंट के लिहाज से रिसोर्सेज हैं दो तरह के, एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? On the basis of development and use, resources can be classified into actual resources and potential resources, जैसा कि हमने डिस्कस किया। अब actual resources are those resources which are in use presently। तो जिन resources का यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी है, यानी कि वो resources हम अभी प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं, उनको कहते हैं एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि दरअसल, एक्चुअल का मतलब होता है दरअसल। तो एक्चुअल रिसोर्स यानी कि जिन रिसोर्सेज का यूज़ हम अभी प्रेजेंट टाइम्स में कर रहे हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर इन यूज़ प्रेजेंटली। ठीक है, अब जिन रिसोर्सेज का यूज़ हम कर रहे हैं फ़िलहाल, तो जाहिर सी बात है उन रिसोर्सेज की कितनी क्वांटिटी है, वो कितनी मात्रा में है, वो हमें पता है। तो देयर क्वांटिटी इज़ नोन, वो रिसोर्सेज कितनी मात्रा में है वो हमें पता है। अब जैसे कि कोल डिपॉजिट्स, जो कोयले हैं, कोयले की खदानें, हमें पता है कि कितना कोयला है और ये कितने सालों तक चल पाएगा, उस लिहाज से कि जितना हम अभी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो पेट्रोलियम वेल्स हैं वेस्ट एशिया में, जो डार्क सॉइल है डेक्कन प्लेट्यू की, ये सब तमाम रिसोर्सेज हैं जिन रिसोर्सेज का यूज़ हम अभी प्रेजेंट टाइम्स में कर रहे हैं। तो ये तो हुई बात एक्चुअल रिसोर्सेज की। अब अगर बात करें पोटेंशियल रिसोर्सेज की, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब ये है ऐसे रिसोर्सेज जिनको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है, वो टेक्नोलॉजी अभी बन ही रही है, और आगे आने वाले वक्त में जब टेक्नोलॉजी बन जाएगी तो फिर हम उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकेंगे। तो जो नाम में ही आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल का मतलब होता है किसी चीज़ की क्षमता, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर पोटेंशियल हो या फिर क्षमता हो आगे चल के रिसोर्स बनने की। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज विच आर नॉट बीइंग यूज्ड एज एट प्रेजेंट एंड कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में यूज़ नहीं किया जा रहा है, उनको यूज़ किया जाएगा फ्यूचर में। देयर एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन। अब जब हम बात करते हैं भविष्य की, ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज़ हम भविष्य में कर पाएंगे, तो हमें पता ही नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी किस चीज़ का यूज़ कर पाएगी। तो जब हम भविष्य की बात कर रहे हैं तो हम उसकी क्वांटिटी भी नहीं बता सकते कि कौन सी टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर जाएगी, उस टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा रिसोर्स चाहिए होगा, तो वो रिसोर्स कितना है हमारे पास। ठीक है, तो देयर एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन। अब द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट में नॉट बी एडवांस्ड इनफ टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। तो जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वो शायद इस लायक नहीं है कि हम उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें। तो वो क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि उन रिसोर्सेज में क्षमता है कि वो आगे चल के हमारे काम आ सकें। अब जैसे कि हाई स्पीड विंड्स वो पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर्स अगो, बट टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स। अब जैसे बहुत तेज़ी से चलती हुई जो हवाएं होती हैं, तो इन हवाओं का यूज़ कभी इंसानों ने इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए नहीं किया था,
तो उन हवाओं का यूज़ जब नहीं हुआ था तो वो हवाएं क्या थी? पोटेंशियल रिसोर्स, यानी कि उन हवाओं में पोटेंशियल था कि इनका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। करीब करीब 200 साल पहले विंड मिल्स का जब इन्वेंशन हुआ तब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आई कि हम हवा से बिजली बना सकते हैं। तो जब हम हवा से बिजली बनाने लग गए तो फिर वो जो हवा की एनर्जी है वो क्या बन गई? एक्चुअल रिसोर्स, यानी कि हम उसका यूज़ करने लग गए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये जो रिलेशन है, जब हम किसी चीज़ का यूज़ करने लग जाते हैं तो वो एक्चुअल रिसोर्स बन जाता है और बाकी जो चीज़ें हैं वो हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब जो अगला क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि जो रिसोर्सेज हैं उनका ओरिजिन क्या है, वो आए कहाँ से हैं। और अगर इस नज़र से देखा जाए तो रिसोर्सेज हैं दो तरह के, बायोटिक एंड ए बायोटिक। अब अगर आप नाम में ही देखें तो बायो का मतलब होता है लाइफ, तो बायोटिक मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि लाइफ फॉर्म से आए हैं या कि ऐसी चीज़ों से आए हैं जिनमें कभी लाइफ थी। और जो ए बायोटिक मतलब बायो लिविंग एंड ए बायो यानी कि नॉन लिविंग, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से बने हैं। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक और ए बायोटिक। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज, जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, ये क्या हैं? बायोटिक रिसोर्सेज। अब इसके अलावा सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स आर ए बायोटिक। जो सॉइल है, जो पत्थर हैं, चट्टाने हैं और जो मिनरल्स हैं, ये सब क्या है? ए बायोटिक रिसोर्सेज, कि मिट्टी में, चट्टानों में लाइफ नहीं होती है। तो ये सारे रिसोर्सेज ए बायोटिक हैं और जिनमें लाइफ होती है जैसे कि पेड़ पौधे और जानवर, ये क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज। अब जो अगला पैरामीटर है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। स्टॉक का क्या मतलब होता है? स्टॉक का मतलब होता है किसी चीज़ की कितनी क्वांटिटी आपके पास है। ठीक है, कि हमारे पास स्टॉक फुल है यानी कि हमारे पास पूरी क्वांटिटी है, और अगर कहा जाएगा हमारे पास स्टॉक नहीं है तो यानी कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है। तो ये मतलब होता है स्टॉक का। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, कि हमारे पास कौन से रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और कौन से रिसोर्सेज हमारे पास कम हैं। अब स्टॉक के बेसिस पे देखा जाए तो रिसोर्सेज होते हैं दो तरह के, एक होते हैं रीन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रीन्यूएबल। अब सबसे पहले तो इस वर्ड में ही देखिए, न्यू का मतलब होता है नया एंड रीन्यू का मतलब किसी चीज़ का दोबारा से नया हो जाना। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ दोबारा से नई हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो चीज़ आपके पास बहुत क्वांटिटी में रहेगी। ठीक है, और दूसरी तरफ नॉन रीन्यूएबल, कि वो चीज़ दोबारा से नई नहीं होगी। अब आप इस चीज़ को इस तरीके से अगर विजुअलाइज करना चाहें, मान लीजिए आपके पास एक चॉकलेट का बॉक्स है, उस चॉकलेट के बॉक्स से आप खूब सारी चॉकलेट्स निकाल लेते हैं और उस बॉक्स में चॉकलेट्स फिर से रीन्यू हो जाती हैं, दोबारा से उतनी ही आ जाती हैं। ऐसा कुछ जादू है। तो चॉकलेट्स की आपके पास कभी कमी नहीं होगी। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसा बॉक्स है जिनमें से आप चॉकलेट निकाल लेते हैं तो वो चॉकलेट्स वापस बहुत धीमे धीमे आएंगी, बहुत हल्के हल्के, कि आपके लिए ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो आप चॉकलेट्स निकाल लोगे तो उस बॉक्स में जल्दी फिर से चॉकलेट नहीं आ पाएंगी। तो इसे क्या कहेंगे? नॉन रीन्यूएबल, कि इनका स्टॉक जाहिर तौर पे कम ही रहेगा अगर इनसे कंपेयर किया जाए, कि खुद से चॉकलेट आ जा रही हैं तो आप निकालते जाओ, वो ख़त्म नहीं होने वाला। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक रिसोर्सेज कैन बी रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रीन्यूएबल सोर्सेज आर दोज विच गेट रीन्यूड क्विकली। जो रिसोर्सेज बहुत जल्दी रीन्यू हो जाते हैं, ठीक है, रीन्यूड क्विकली। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी। अब जो रीन्यूएबल सोर्सेज हैं जो कि झट से नए हो जाते हैं, अब जैसे सूरज की रोशनी है, आप सूरज की रोशनी कितना भी यूज़ कर लो वो कभी कम नहीं पड़ेगी, वो उतनी ही रोशनी करोड़ों सालों से आती रही है, आती रहेगी। उसी तरीके से जो हवा है, हवा भी कभी पुरानी नहीं होती, हवा भी चलती रहती है, हमेशा आती जाती रहती है। तो जो सोलर एनर्जी है या फिर जो विंड एनर्जी है,
ये क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, ये दोबारा से नए हो जाते हैं। और ये क्या हुआ है? अनलिमिटेड, इनकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी इनको यूज़ कर सकते हो, ये आपको उतना ही मिलेंगी जितना हमेशा से हैं। While other renewable sources like water and forest must be used with care। अब renewable sources यानी कि जो दोबारा से नए हो जाते हैं, तो renewable sources में पानी भी आता है, ठीक है, बारिश होती है, वो पानी जाता है समंदर में, समंदर से पानी इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं और वो बादल फिर से आके बरसते हैं, वाटर साइकिल है, ठीक है। तो पानी भी एक तरीके का रिन्यूएबल रिसोर्स है। और जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल है, वो भी रिन्यूएबल रिसोर्स है कि जंगल अगर आप काफ़ी हद तक काट दो तो फिर से वो जंगल दोबारा से बन जाएगा अगर आप प्रॉपर टाइम दो उसे, तो ये भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। लेकिन जो पानी है और जो फॉरेस्ट है ये अनलिमिटेड नहीं है, ये रिन्यू होते हैं लेकिन इनको रिन्यू होने में टाइम लगता है। अब जैसे अंडरग्राउंड लेवल है पानी का, जो अंडरग्राउंड वाटर है, ये रिन्यू होगा जब जब बारिश होगी, वो धरती पानी सूखेगी और अंडरग्राउंड वाटर और बढ़ेगा, वो रिन्यू होगा, लेकिन उसको टाइम लगता है। अगर आप पूरा पानी एक बार में ख़त्म कर दो, ज़मीन के नीचे का पूरा पानी, तो उसे रिन्यू होने में टाइम लगेगा। और जबकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि हाँ आप इतना इंतज़ार कर पाओ। तो इस वजह से जो पानी है और जो फॉरेस्ट हैं, ये अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। और इनका जो शॉर्टेज है, इनकी कमी की वजह से, और जो पानी जो ड्राई हो जा रहा है, नेचुरल वाटर, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है पूरी दुनिया में कि जंगल कम हो रहे हैं और पानी कम हो रहा है। तो ये तो रही बात रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कि रिन्यूएबल दोबारा से नए हो जाते हैं। कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, जैसे कि सूरज और जो हवाएं हैं, और कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि ख़त्म हो सकते हैं, उनका ध्यान देना चाहिए हमें, जैसे कि पानी और फॉरेस्ट। तो ये तो रही बात रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। और अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। नॉन रिन्यूएबल यानी कि वो दोबारा से नए नहीं होंगे, वो अगर ख़त्म हो गए तो उनको बहुत लंबा टाइम लगेगा दोबारा से आने में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। ये लिमिटेड होते हैं, ठीक है। वंस एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रीन्यूड। अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इनको दोबारा से बनने में हज़ारों साल लग जाएंगे। अब इंसानों की ज़िंदगी तो बहुत छोटी होती है, तो अगर पेट्रोल और नेचुरल गैस, मतलब ये इसके एग्जाम्पल हैं, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अगर मान लीजिए पेट्रोल ख़त्म हो जाता है दुनिया से, तो पेट्रोल दोबारा से आ जाएगा, लेकिन उसे आने में हज़ारों साल लग जाएंगे। और वो हज़ारों साल आपकी नज़र से अगर देखा जाए, इंसानों की लाइफ बहुत छोटी होती है, आपकी नज़र से हज़ारों साल बाद आ रहा है कि नहीं, आपको मतलब नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी में तो दोबारा नहीं आएगा। तो इसे कहेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको दोबारा से आने में हज़ारों साल लग जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं अगले पैरामीटर की, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन की नज़र से देखा जाए कि कौन से नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इस नज़र से देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं दो तरह के। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी उबिक्यूटस। उबिक्यूटस का मतलब होता है जो रिसोर्सेज पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है उबिक्यूटस। और दूसरा है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड यानी कि बहुत कम एरिया में। रिसोर्सेज दैट कैन बी फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर आर कॉल्ड उबिक्यूटस। जो नेचुरल रिसोर्सेज हर जगह पाए जाते हैं, आप कहीं पे भी चले जाइए, जैसे कि हवा है, पानी है, धूप है, इन तमाम चीज़ों को कहा जाता है उबिक्यूटस रिसोर्सेज। उबिक्यूटस का मतलब होता है हर जगह जो चीज़ पाई जाए। अब दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड। जो नेचुरल रिसोर्सेज सिर्फ कुछ जगहों में पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है लोकलाइज्ड। अब जैसे कि कॉपर की खदानें हैं, जो लोहे की खदानें हैं, आयरन ओर्स हैं, ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं, कुछ खास इलाकों में पाए जाते हैं, तो इन्हें कहा जाएगा लोकलाइज्ड रिसोर्सेज।
तो ये तो बात हुई नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। अब डिस्कस करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको इंसानों ने बनाया है। Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. अब कई बार ऐसा होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं, उन चीज़ों का यूज़ हम तभी कर पाएंगे जब हम उनका फॉर्म चेंज करें, ठीक है, उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करें, तभी जाके हम उनका यूज़ कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। अब जैसे कि नेचर में क्या मिलता है, आयरन ओर यानी कि लोहे की खदानें मिलती हैं, लेकिन उन लोहे की खदानों का इंसान यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब उसके लिए यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आयरन ओर से पहले तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आयरन, लोहे की खदानों से आपको लोहा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तमाम तरह के प्रोसेसेस करने से। अब जो लोहा आपके पास निकलेगा, उस लोहे से फिर आपको तमाम तरह की मशीनरी बनानी पड़ेगी, तमाम सब काम करने पड़ेंगे, तब जाके आप उस लोहे से कुछ ऐसा बना सकते हो जो इंसानों के काम आ सके। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक। अब लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ जो करते हैं वो कई तरीके से करते हैं, जैसे तमाम तरह की बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए और व्हीकल्स बनाने के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपको बताने के लिए कि ये सब तमाम चीज़ें जो हैं ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। हम नेचर की ही चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो सीमेंट है, बालू है, जो ये सब तमाम चीज़ें हैं, ये सब हमें नेचर से मिलती हैं, और इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके, मॉडिफाई करके हम ब्रिज बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, तमाम तरह की मशीनरी बनाते हैं। तो अभी तक हमने दो तरीके के रिसोर्सेज को डिस्कस किया। पहले थे नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरे थे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और अब तीसरे तरह का जो रिसोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि हम इंसान खुद। पीपल कैन क्रिएट नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी, कि जो लोग हैं, लोगों से ही नॉलेज बनती है, उन्हीं लोगों के स्किल से और उन्हीं लोगों की सोच से फिर टेक्नोलॉजी बनती है, और जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है तभी हमारे पास और नए नए रिसोर्सेज आते हैं, हम डेवलप कर पाते हैं। सो पीपल आर ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्सेज। इस वजह से जो इंसान है, इंसान अपने आप में एक रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अब अगर इंसानों की बात करी जाए तो एजुकेशन कि जो सब लोगों को प्रॉपर एजुकेशन अगर दी जाए, और हेल्थ, ये दो बहुत ख़ास फैक्टर्स हैं कि ये इंसानों को और भी ज़्यादा वैल्यूएबल बना देते हैं। अगर हेल्थ लोगों की सही रहे और उनको सही एजुकेशन मिले तो ह्यूमन रिसोर्स कहा जाएगा कि और बेटर हो रहा है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब लोगों की जो स्किल है, ठीक है, लोगों की जो काबिलियत है, उस काबिलियत को इम्प्रूव करना और भी बढ़ाना, तो उससे क्या होगा, लोगों की जब काबिलियत बढ़ेगी तो और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट होंगे, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी। तो इस चीज़ को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, इस चीज़ को आप डेवलप कर रहे हो लोगों की स्किल बढ़ा के। और स्किल कैसे बढ़ती है, जब लोगों की हेल्थ सही रहती है और लोगों को एजुकेशन मिलती है। अब अगला टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो कंजर्विंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अब रिसोर्सेज को बचाने की ज़रूरत क्यों है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ऐसे कई सारे रिसोर्सेज हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और जिनको यूज़ करने से वो कम होने लगते हैं। जैसे कि पानी है, पीने लायक पानी है, जो फॉरेस्ट हैं, उन्हें यूज़ करने की वजह से वो कम होने लगते हैं, लेकिन वो हमारे डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी हैं और डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे जीने के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी हैं। तो इस वजह से रिसोर्सेज को बचाना ज़रूरी है कि वो रिसोर्सेज कि हम उन्हें इतना ना यूज़ करने लग जाएं कि वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं। क्योंकि अगर पीने लायक पानी ख़त्म होने लग गया या फॉरेस्ट ख़त्म होने लग गए तो हमारा जीना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो इस वजह से जब रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज़ किया जाता है, ठीक है, बहुत सावधानी से आप रिसोर्सेज का यूज़ करते हो और आप रिसोर्सेज को टाइम देते हो कि वो रिसोर्सेज रीन्यू हो सकें। कि जैसे मान लीजिए अब हम इंसानों को कागज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और कागज़ बनता है, पेड़ों के काटने के बाद ही कागज़ बनेगा। तो कागज़ हमें बनाना ही है तो पेड़ कटने ही हैं, लेकिन जो पेड़ काटे जाएं उन जंगलों को इतना टाइम दिया जाए कि वहाँ दोबारा से नए पेड़ उग सकें, ठीक है, तो तभी वो रिसोर्स बचे रह सकेंगे। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्विंग देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट यानी कि किसी चीज़ का विकास, और सस्टेनेबल यानी कि आप जिस चीज़ को बरकरार रख सको, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज, कि जो आपकी ज़रूरत है आप अपनी ज़रूरत को भी पूरा करो, एंड ऑल्सो कंजर्विंग देम फॉर द फ्यूचर, कि आप अपनी ज़रूरत को भी पूरा करो और उन रिसोर्सेज को भविष्य के लिए भी बचाओ। हमें कागज़ की ज़रूरत है, पेड़ कटने ही हैं, तो हम अपनी ज़रूरत को भी पूरा कर लें और साथ में ज़्यादा भी पेड़ ना कटें, क्योंकि जंगल अगर बहुत ज़्यादा कम हो गए तब भी हमारा ही जीना दुश्वार हो जाएगा। तो एक बैलेंस बनाना चाहिए कि हम कितना यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज और कितना बचा रहे हैं रिसोर्सेज, और इस बैलेंस को ही कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि आप डेवलपमेंट करो लेकिन उस डेवलपमेंट को बरकरार रख सको। ऐसा नहीं कि आपने 100 साल में सारे पेड़ काट दिए, खूब डेवलपमेंट कर लिया, अब दुनिया में पेड़ नहीं बचे तो अब आपकी सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है आपको। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि आप बरकरार रख सको, कि आपके पास वो रिसोर्सेज रहें, तो ये कैसे किया जाता है? इट कैन बी डन बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा? सबसे पहले तो आप अपना कंजम्पशन कम करो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम कागज़ यूज़ करना अगर कम करते हैं तो जाहिर तौर पे कम पेड़ कटेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आप अपना कंजम्पशन कम करो, किसी भी चीज़ का कंजम्पशन। इसके अलावा चीज़ों को रिसाइकिल करो। अब हम कागज़ का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जैसे कागज़ को रिसाइकिल किया जाता है, दोबारा से यूज़ करा जाता है, एंड रीयूजिंग का भी यही मतलब है, दोबारा से यूज़ करना। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, अब ये कागज़ का सेंस ले लीजिए या पानी का सेंस ले लीजिए कि पानी का भी कंजम्पशन कम करो, पानी कम यूज़ करो, पानी को रिसाइकिल करो, ठीक है। ये एक बहुत ख़ास तरीका होता है पानी बचाने का। और पानी को रीयूज़ करो। तो ये सब किसी भी रिसोर्स को बचाने के लिए ये बेसिकली 3 तरीके होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम है वो ये है कि जो भविष्य की जो जनरेशंस हैं हम उनका ख्याल रख सकें, कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के चक्कर में हम एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो डेवलपमेंट के चलते हम एनवायरनमेंट को इतना नुकसान ना पहुंचा दें कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ जाए। तो इस वजह से हमें क्या करना है? एक बैलेंस बनाना है कि हम डेवलपमेंट भी करते रहें और एनवायरनमेंट भी बचा रहे। Future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides us. जो अर्थ है, हमारी अर्थ का जो भविष्य है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा प्रिजर्व कर पाते हैं। प्रिजर्व यानी कि कितना बचा पाते हैं वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो कि नेचर ने हमको दिया है। नेचर ने हमको पानी दिया है, साफ़ पानी, नेचर ने हमको साफ़ हवा दी है। तो वो जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है हम उसे बचा पाएँ, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारे अर्थ का भविष्य इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और तमाम तरह के इम्बैलेंसेस हो रहे हैं नेचर में, चाहे वो किसी भी सेंस में हो, पेस्टिसाइड्स के सेंस में हो, रेडिएशन के सेंस में हो, नेचर में इम्बैलेंस बढ़ रहा है। तो भविष्य जो है हमारे प्लैनेट का वो डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा बैलेंस बना के रख सकते हैं। It is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable.
कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये इनका यूज़ सस्टेनेबल हो सके, हम बरकरार रख सकें उसे। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व्ड, जो कि डाइवर्सिटी है लाइफ की, जो अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म्स हैं, हम उन्हें भी कंजर्व कर सकें। ऐसा ना हो कि जितने भी जानवर हैं वो सब एक्सटिंक्ट हो जाएं, जैसे कि टाइगर्स हैं वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, ऐसे ना जाने कितने सारे जानवर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके आने तक ये जानवर बचे रहें, ऐसा नहीं कि सब जानवर एक्सटिंक्ट हो जाएं। अब डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ मिनिमम। देखो, डेवलपमेंट करने के लिए एनवायरनमेंट का डैमेज होगा, वो नेचुरल सी बात है कि डेवलपमेंट हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है नेचर को हार्म होगा, लेकिन वो हार्म क्या हो, मिनिमम हो, हम कम से कम नुकसान पहुंचाएं नेचर को, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब था कि हम अपने रिसोर्सेज का यूज़ कम कर सकें, जिसकी वजह से रिसोर्सेज को हम बचा के रख सकें अपने आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ये हैं सारे प्रिंसिपल्स। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब के लिए रिस्पेक्ट और केयर, कि हमें उन्हें बचा के रखना है और उनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम इंसान अपने आप को सबसे अक्लमंद जानवर कहते हैं कि हम सबसे अक्लमंद हैं, हम सबसे सुप्रीम क्रिएशन है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम ध्यान रख सकें बाकी सारे लाइफ फॉर्म्स का। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि जो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी है उसे इम्प्रूव कर सकें। ज़ाहिर तौर पे डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हम डेवलपमेंट कर क्यों रहे हैं, जिससे कि इंसानों की ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सके, इसी वजह से कर रहे हैं। कंजर्व द अर्थ्स वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, जो अर्थ की जो वाइटैलिटी है, वाइटैलिटी यानी कि लाइफ, और डाइवर्सिटी, जो अर्थ की इतनी डाइवर्सिटी है, हम उसे कंजर्व कर सकें। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका जो डिप्लीशन है, डिप्लीशन यानी कि ख़त्म होते रहना या फिर कम होते रहना, तो उस डिप्लीशन को मिनिमाइज कर सकें। ठीक है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, जो प्रकृति के लिए हम लोग अपने पर्सनल एटीट्यूड्स को चेंज कर सकें और उन प्रैक्टिसेस को चेंज कर सकें कि हम एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। अब पर्सनल एटीट्यूड्स की अगर बात करी जाए तो हम अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चेंज कर सकते हैं, जो कि अगर हर आदमी करने लग जाए तो एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर हर आदमी करने लग जाए, अगर हर आदमी ऐसा करने लग जाए कि पानी का कम से कम यूज़ करे और हर आदमी कोशिश करे कि वो एनवायरनमेंट के लिए कुछ प्रोडक्टिव कर सके, जैसे पेड़ लगाए, तो इस तरीके से बहुत बड़ा फ़र्क बन जाएगा। इनेबल कम्युनिटीज़ टू टेक केयर ऑफ देयर ओन एनवायरनमेंट, अब जैसे जितने जंगल हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं, उन फॉरेस्ट में, उन जंगलों में जो कम्युनिटीज़ रहती हैं, उन कम्युनिटीज़ को भी जिम्मेदारी दी जाए कि आप केयर कर सको उन एनवायरनमेंट की, क्योंकि उन जंगलों को, उन एनवायरनमेंट को वो कम्युनिटीज़ कहीं ज़्यादा अच्छे से समझती हैं। तो ये था क्लास 8th जियोग्राफी का पहला चैप्टर। चलिए फिर, थैंक यू।